हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल तय हुआ था कि हम लोग बिहार में स्थानीय शासन स्वशासन टॉपिक को दो भाग में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको बिहार के पहले का जो पोर्शन था उसको डिस्कस कर चुका, थोड़ा बिहार पर भी डिस्कशन हुआ था। आज उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में स्थानीय स्वशासन का इतिहास काफी गौरवमयी है। इसका दो कारण है। इसका तो एक कारण ये है कि पाटलिपुत्र नगर पालिका, जिसका नाम आपने सुना होगा मौर्यकालीन प्रशासन में, वह अपने विशेषताओं के कारण आप उन्हें सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय के आदर्श के रूप में आप उसे ले सकते हैं। आज से करीब समझ लीजिए करीब 2-2.5 वर्ष पहले पाटलिपुत्र नगर पालिका जो था श्रेष्ठ नगर पालिका था। 4 वार्डों में बटा हुआ था। 30 सदस्यीय मतलब कह सकते परिषद था, समझ रहे। 6 समितियों के माध्यम से काम करता था और फिर उसके प्रधान मेयर या महापौर कहलाते थे, तो उसमें व्यवस्था था। और दूसरा, जहां तक पंचायती राज का सवाल है, बिहार भारत का पहला राज्य है जो 1947 में ही बिहार का ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 बना लिया। तो इस हिसाब से बिहार अग्रणी हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। और आज भी इस क्षेत्र में काफी उसका उम्दा प्रदर्शन है। तो मैं आपको बतला दूं कि भारत में स्थानीय स्वशासन या शासन को 2 वर्गों में बांट सकते हैं: ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय शासन और नगरीय क्षेत्रों का स्थानीय शासन। वैसे तो ये दोनों अगर मूल्यों के रूप में देखा जाए तो मौर्यकालीन प्रशासन, उसके पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़कर देख सके, तब से किसी न किसी रूप में रहे। लेकिन मौजूदा ढांचा जो है वह बाद का है। जैसे कह सकते हो कि नगरीय जो स्थानीय निकाय हुए वे ब्रिटिश काल में डेवलप हुए हैं और पंचायती राज व्यवस्था जो है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डेवलप हुआ। कल मैं आपको बतला रहा था कि 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। 1726 में 2 और नगरों में, जैसे बॉम्बे हुआ और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना हुई। 1841 में बंगाल के सभी नगरों में नगर पालिका की स्थापना कर दी गई। 1850 तक पूरे भारत के सभी नगरों में नगर पालिका स्थापित किया जा चुका था, समझ रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं 1924 में जो सेना का जो छावनी होता है उसको मैनेज करने के लिए मतलब छावनी परिषद अधिनियम बनाया गया। 1882 में लॉर्ड रिपन का स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव आया। 1906 में जो इसका हॉब्सन के अध्यक्षता में विकेंद्रीकरण पर शाही आयोग बना। इस प्रकार आप देखते हैं कि ब्रिटिश काल में इस दिशा में काफी प्रयास रहा और इन्हीं सब के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर आप देखो तो जो नगर में जो स्थानीय संस्थाएं थे वो कंटिन्यू रह गए, समझ रहे, और बड़े अरसे तक बने रहे। और जब 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात आई तो महसूस किया गया कि जब तक नगरों को संवैधानिक दर्जा न मिलेगा तब तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, अधूरी मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतरता रहती है, समझ रहे, और ये निरंतरता के कारण एक को संवैधानिक दर्जा मिले और दूसरे को ना, तो प्रयास आधा अधूरा माना जाएगा, क्लियर। तो मैं आपको वही बतला रहा था कि जब बलवंत राय मेहता समिति ने रेकमेंड किया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हो, तो बिहार में भी 1964 में, समझ रहे, आपका ये स्थापित कर लिया। बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम बनाकर बिहार भी त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापित कर दिया, क्लियर है। लेकिन कल मैं आपको बता रहा था कि भारत में पंचायती राज का कहानी बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरू में तो काफी उत्साह से इसकी स्थापना हुई, लेकिन उत्साह बहुत जल्द ठंडा पड़ गया और 70 के दशक के बाद आते आते तो ये मृत प्राय जैसा हो गया, समझ रहे। इस बीच जनता पार्टी सरकार में अशोक मेहता समिति का गठन भी किया गया, यह पंचायती राज को पुनर्गठन करने का अनुशंसा किया। इसके अलावा उसने 2 स्तरीय पंचायती राज स्थापित करने, राजनीतिक दलों को इसमें आधिकारिक रूप से शामिल होने,
और SC/ST को शामिल आरक्षण देने, MP MLA को शामिल करने इत्यादि का महत्वपूर्ण अनुशंसा किया, लेकिन ये अनुशंसा बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, सरकार बदल गई। क्लियर है। उसके बाद आप देखते हो कि ये कंटिन्यू, मतलब ये जब आज उस बीच में छोटे मोटे और भी समिति बने, जैसे आप कह सकते हो हनुमंतराव समिति हुआ, GVK राव समिति हुआ, थुंगन समिति हुआ, लेकिन मैं बताया था सबसे महत्वपूर्ण समिति था LM सिंघवी समिति, जिसकी स्थापना राजीव गांधी सरकार ने किया। उसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए उसे संवैधानिक दर्जा देने का अनुशंसा किया और वास्तविक अर्थ में अधिकार हस्तांतरित करने का अनुशंसा किया। और परिणाम था राजीव गांधी की सरकार ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया, 64वां संविधान संशोधन विधेयक भी लाया, लेकिन चूंकि लोकसभा राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं था, इसलिए उनका यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। फिर अंत में कल आपका बदला 24 PV नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया। देर इज नो कन्फ्यूजन, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया। समझ रहे। और यह मतलब 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया और सभी राज्यों को कहा गया कि 1 साल के अंदर अधिनियम बनाकर अपने यहाँ पंचायती राज की स्थापना करें। बिहार भी समझ रहे 1993 में ही बिहार पंचायती राज अधिनियम बना लिए और नए पैटर्न से पंचायती राज स्थापना का संकल्प लिया, क्योंकि उस दौरान मैंने बताया बिहार और झारखंड जुड़ा हुआ था और झारखंड में जनजातीय क्षेत्र है, उसको लेकर एक हित था कि जनजातीय क्षेत्रों में 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान लागू होंगे कि नहीं, इस कारण हित था। और यही कारण था कि काफी दिनों तक ये लिटिगेशन में रहा। जब 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया तो 2001 में चुनाव कराया गया पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान के अनुसार। 2006 में मैं बतलाया कि 73वां संविधान संशोधन में बिहार में एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया, जैसे में कहा गया कि 35% के अलावे 1/3 सीट के अलावे बजाय 50% महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाए। इसके अलावे आप देखते हो हर साल वन वे और अदर वे इसके अधिनियम में थोड़ा बहुत परिवर्तन होते रहता है। तो यह 73वां संविधान संशोधन बिहार के स्थानीय शासन के लिए, पंचायती राज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है और वर्तमान में मतलब जो चौथा मतलब पंचायती राज संस्था काम कर रही है और शानदार प्रदर्शन है। मैंने कल आपको बतलाया था कि बिहार में पंचायती राज एक तरह से मतलब मौन सामाजिक क्रांति का रूप में काम कर रही है। समझ रहे। बिहार में पंचायती राज का जो व्यवस्था है, बिहार न्याय पंचायत विकास पंचायत के साथ न्याय पंचायत ग्राम कचहरी का भी प्रावधान कर रखा है। इसके अलावा सिस्टम ऑफ रिकॉल भी इसने इंट्रोड्यूस किया कि अगर चाहे सदस्य बीच में भी आधा समय अधिक होने के बाद उन्हें वापस बुला सकते हैं, ये भी व्यवस्था कर रखा है। यहाँ पर जैसा देखते हो कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था काफी शानदार काम किया है, समाज में क्रांति लाने का काम किया है, समाज में लोगों को मतलब माइंडसेट को परिवर्तित किया। समझ रहे। औरतें जो घर के चूल्हा चौके में थी वो अब खुलकर सामने आई है और विकास के कार्य में आगे बढ़ रही है। समझ रहे। मतलब कर सकते हैं महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय का जो नारा था उसको ताकत मिला है। इसके अलावा और आप देख सकते हो कि बिहार में हमारे जो नक्सलवाद जो बहुत दिनों तक बहुत लंबे अरसे तक से प्रभावित किया, पंचायती राज की स्थापना होने से उस पर भी नकेल लगा है। समझ रहे हो। उग्रवाद अलगाववाद भी बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। समझ रहे। लोग अब सामाजिक बुराई के विरुद्ध खुलकर सामने आने लगे, विकास कार्यों में खुलकर भागीदारी करें। इस प्रकार आप देखते हो कि बिहार में पंचायती राज संस्था के सकारात्मक प्रभाव है और मतलब अभी इसमें तो शुरुआत हुई है, भविष्य में और भी परिवर्तन अपेक्षित है। लेकिन मैं कल बतला रहा था कुछ प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम वो 73वां और 74वां दोनों संशोधन पर भी लागू होता है। मायने में कि नौकरशाही का सहयोग नहीं मिल रहा,
राज्य सरकार के साथ उसको मतलब उपेक्षा का भाव झेलना पड़ रहा है राज्य सरकार से, उसे उसके अधिकारों का पर्याप्त प्रत्यायोजन नहीं हुआ है, और जनता का भागीदारी समुचित नहीं है, धन का अभाव है, हमारे हस्तक्षेप है, प्रशासनिक हस्तक्षेप है, दलाल लोग की बड़ी भूमिका बढ़ गई। ये सब कारणों से पंचायती 77वां संविधान संशोधन के आलोक में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन ओवरऑल लेकर देखा जाए तो 73वां संविधान संशोधन के बाद बिहार में पंचायती राज के नए युग का शुरुआत हुआ है और इस पर वो काफी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। क्लियर। अब रही बात जहाँ तक मैंने बताया कि बिहार में शहरी निकाय का जहाँ तक है, तो जैसा कि बिहार में बड़े नगरों के लिए नगर निगम, छोटे नगरों के लिए नगर परिषद, और उसके बाद और भी नगर, उसके बाद अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, छावनी परिषद, समझ रहे। उसके बाद टाउन एरिया कमेटी, ये सब रहा है बिहार में। टाउनशिप वगैरह, जैसे बरौनी में टाउनशिप आपको मिलेगा, दानापुर में आपको छावनी परिषद मिलेगा, समझ रहे। फिर वो जगह नोटिफाइड एरिया है, जैसे सोनपुर वगैरह नोटिफाइड एरिया कमेटी में आते। तो इस तरह से बिहार में स्थानीय शासन का 3 तरह का रूप रहा है। बड़े शहरों में नगर पालिका, नगर निगम, मंझले शहर में नगर पालिका परिषद, और जो छोटे शहर हुए, कस्बे हुए, उस सब में क्या हुए, जिसको हम मिला जुला कर नगर पंचायत कह देते हैं, समझ रहे। लेकिन उसमें अधिसूचित क्षेत्र समिति और नगर क्षेत्र समिति इत्यादि को शामिल किया गया है। छावनी परिषद और जो टाउनशिप है, अभी भी दोनों अलग इसके दायरे से। तो बिहार में स्थानीय शासन जब बोलते हैं तो पटना नगर निगम भी होता है, नवादा में, या फिर कह सकते हैं मधेपुरा नगर पालिका परिषद भी होगा, और फिर आप कह सकते हैं दानापुर सैनिक छावनी भी आएगा। फिर आप कह सकते हो बरौनी में जो टाउनशिप है वो भी आएगा, और तो इस तरह से हाजीपुर में जो कह सकते हो नोटिफाइड एरिया नगर क्षेत्र समिति वो भी आएगा। तो इस तरह से लंबा चौड़ा व्यवस्था है। क्लियर है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि बिहार में जब यह केंद्र में बात हुई कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, तो फिर यह महसूस किया गया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से पूरा काम पूरा नहीं होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, कि जब तक कि नगरीय संस्थाओं को भी संवैधानिक दर्जा ना दिया जाए। और तो फिर आप देखते हैं राजीव गांधी सरकार ने 65वां संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसे प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। फिर पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने भी मतलब 74वां संविधान संशोधन से अंततः कह सकते हो नगर पालिका को या शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिलाने में क्या रहे, सक्षम रहे। और यह जो 1 जून 1993 से हमारे 74वां संविधान संशोधन के रूप में लागू हो गया। क्लियर है। तो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो जैसे बिहार में जो ये इस पर अधिनियम, वैसे तो इसमें 1 साल के अंदर अधिनियम बनाने का प्रावधान था, बिहार में काफी अरसे तक ये लंबित रहा, और बिहार में 2007 में नगर पालिका इस अधिनियम के आलोक में अपना अधिनियम बनाए और 2007 में चुनाव कराए। इसका क्या मेन प्रावधान क्या है, 74वां संविधान संशोधन का मेन प्रावधान क्या है, तो यह नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। नगर शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यह उन्हें क्या करता है, संविधान के न्यायगत भाग के अंतर्गत ले आता है। यह क्या करता है, मतलब यह जो होता है, मतलब अब जो है नगर पालिका का चुनाव टालना या उसको उपेक्षा करना राज्य सरकार के लिए आसान नहीं है, बल्कि उसकी संवैधानिक जिम्मेवारी बन जाती है। इनकेस किसी तरीका से नगर पालिका का मतलब विघटन हुआ है, तो 6 महीना के अंदर चुनाव कराना क्या होगा, वाजिब होगा, आवश्यक होगा। क्लियर है, ये तो समझ आ गया आपको। तो फिर मैंने बताया कि 74वां संविधान संशोधन हमारे भारतीय संविधान में भाग 9A जोड़ा, समझ रहे हैं, और उसमें नगर पालिका का अनुच्छेद P
243 से लेकर अनुच्छेद 243 ZE तक विश्वव्यापक प्रावधान किया। क्लियर है? इसमें आप क्या देखते हो, इसमें मतलब एक और अनुसूची 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है, जिसमें नगर पालिका को 18 कार्यात्मक विषय दिए गए हैं। समझ रहे? तो अब पूरे भारत में अब जैसे कि और बिहार में भी अब इसकी संरचना अलग अलग नहीं हुआ, बल्कि एक समान त्रिवर्गीय संरचना है कि बड़ा नगर होगा तो नगर निगम होगा, छोटा मंझला नगर होगा तो नगर पालिका परिषद होगा, और फिर अगर संक्रमणशील क्षेत्र होगा तो वहाँ नगर पंचायत होगा। क्लियर है? तो 74वां संविधान संशोधन सहभागितापूर्ण, मतलब कह सकते हो प्रतिनिधित्वपूर्ण, कह सकते हैं लोकतंत्र को सहभागितापूर्ण लोकतंत्र से कन्वर्ट किया, रूपांतरित किया है। इसके अलावा इसने और क्या किया है, इसके अलावा इसमें आप देखो कि जो प्रावधान बनाया गया, 2 तरह के प्रावधान बनाए गए। क्यों? क्योंकि नगर पालिका राष्ट्र सूची का विषय है, और 74वां संविधान संशोधन राष्ट्र सूची के विषय पर केंद्रीय अधिनियम है। तो इससे संघीय ढांचा प्रभावित न हो, दुष्प्रभावित न हो, इसलिए इसके प्रावधानों को 2 वर्गों में बांट दिया गया, अनिवार्य प्रावधान और ऐच्छिक प्रावधान। अनिवार्य प्रावधान का मतलब क्या हुआ, जिसको आपको हर हाल में लागू करना है, और ऐच्छिक प्रावधान का मतलब क्या हुआ, जिसे आप अपने सामाजिक या राजनीतिक भौगोलिक दशा को देखते हुए अपना सकते हैं अथवा नहीं भी अपना सकते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो जो मौजूदा व्यवस्था बना है उसके तहत पूरे बिहार में क्या हुआ, एक समान त्रिवर्गीय संरचना हो गया। त्रिवर्गीय संरचना का मतलब क्या हुआ, बड़े नगरों में हो गया नगर निगम, मंझले नगर में हो गया नगर पालिका परिषद, और बाकी नगर संक्रमणशील क्षेत्रों में क्या हो गया, नगर पंचायत हो गया। देयर इज नो कंफ्यूजन। इसके अलावा आप देखते हो कि यहाँ पर समझ रहे हैं, जो दूसरा जो हुआ कि इसमें का जो संरचना है, इसमें सभी सदस्य को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा क्या किया जाना है, भरे जाने का प्रावधान है। समझ रहे? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। जहाँ तक अध्यक्ष पद के निर्वाचन का सवाल है, वो तय करने का अधिकार किसको दिया है, राज्य विधायिका को दिया है, कि राज्य विधायिका कानून बनाकर ऐसा तय कर सकती है। जैसे बिहार में क्या देखते हुए आप प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और प्रत्यक्ष रूप से चुनने का मतलब क्या हुआ कि जो चुने हुए सदस्य रहते हैं वही फिर मतलब अपने में से किसी एक को मेयर और डिप्टी मेयर चुनते हैं। इसके अलावा क्या है, 3 लाख की जनसंख्या जिस शहर में अधिक है, क्लियर है, उसमें वार्ड समिति का बनाने का ये प्रावधान किया गया, ताकि वह उसमें वही लोग होंगे जो मतलब वार्ड समिति में जो निर्वाचन क्षेत्र के या फिर कह सकते हो उस क्षेत्र कुछ वार्ड के लोग उसमें अध्यक्ष सम्मिलित होंगे और आपसी महत्व के विषयों का निपटारा करें। कुछ वार्डों के ऊपर क्या होगा, वार्ड समिति होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, जनसंख्या 3 लाख से ऊपर होना चाहिए। इसमें भी जैसा कि आप देखते हो आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऐसी पहले महिलाओं का 1/3 आरक्षण किया गया, जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया बिहार में। इसके अलावा SC/ST का आरक्षण किया गया जनसंख्या के आधार पर, और राज्य विधायिका को अधिकार है कि वह OBC के लिए भी मतलब आरक्षण का प्रावधान कर सकता है इसमें। क्लियर है? इसमें पहले जो था नगर पालिका का कार्यकाल स्थिर टाइप का था, अब इस अधिनियम में नगर पालिका का कार्यकाल फिक्स कर दिया गया 5 साल, और किसी परिस्थिति में यदि इसका विघटन होता हो तो 6 महीने के अंदर में चुनाव कराया जाना आवश्यक है। इसके अलावा इसमें निर्योग्यता का भी निर्धारण किया गया कि नगर पालिका के मतलब सदस्यता से एक व्यक्ति को उस आधार पर निर्योग ठहराया जा सकता है जो मतलब राज्य विधानसभा के लिए जो बनाया गया है, राज्य विधानसभा के लिए जो अधिनियम बनाया गया है ना, उसके तहत वो आयोग ठहराया जाता है, या इस आशय से कोई और अधिनियम बनाया गया और उस अधिनियम के तहत यदि वो आयोग ठहराया जाता है तो उसे आयोग ठहराया जा सकता है। समझ रहे? नगर पालिका का चुनाव सुचारू रूप से चले, मतदाता सूची बने, चुनाव हो, इसके लिए क्या किया गया, राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया। राज्यपाल को अधिकार दिया गया कि वह राज्य चुनाव आयोग का नियुक्त करे और उसके सेवा शर्त का निर्धारण करे। इसके अलावा नगर पालिका को
हमारे स्थानीय स्वशासन इकाई के रूप में काम करे। इसके लिए अलग से अधिकार और कार्य दिए गए हैं। 18 जैसे क्या मैंने बोला, इसके 18 कार्यात्मक विषय दिए गए हैं ताकि यह स्थानीय स्वशासन के इकाई के रूप में काम कर सके और सामाजिक आर्थिक न्याय और विकास के कार्यक्रम का निर्माण कर सके और उसे लागू कर सके। जो 18 विषय से दिए गए उसमें शहरी नियोजन है, भूमि और भवन निर्माण का नियमन हुआ, फिर कैसे सामाजिक आर्थिक विकास के नियोजन हुआ, रोड है, ब्रिज है, सड़क है, पुलिया है, समझ रहे, जन आपूर्ति है, सफाई है, स्वास्थ्य है, समझ रहे, ये सब चीजें, कूड़ा करकट प्रबंधन इत्यादि को रखा गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 विषय को याद रखिएगा, 18 विषय ऐसे दिए गए। इसके अलावा और क्या किया गया है, जो काम दिया गया तो पैसा भी चाहिए, बिना पैसा का काम होगा नहीं। कि इसके लिए राज्य विधायिका को अधिकार दिया गया है कि राज्य विधायिका नगर पालिका को कुछ कर और शुल्क दे सौंपे, जिससे वह अपना राजस्व संग्रह कर सके और इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा राज्य विधायिका जो राज्य सरकारें कुछ कर और शुल्क बटोर रही है उसका कुछ हिस्सा किसको दे, राज्यों को दे, वो राज्यों को सभी नगर पालिका को दे। और तीसरा, राज्य का जो संचित निधि होता है उससे सहायता अनुदान दे। इसके अलावा आप कह सकते हो नगर पालिका के लिए एक अलग से निधि की स्थापना किया जाए। क्लियर है। तो इस तरह से 73वां संविधान संशोधन में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान मतलब वह प्रत्येक 5 साल में राज्यपाल को अधिकार होगा कि वह केंद्र और राज्य और नगर पालिका के बीच वित्तीय संबंधों का अध्ययन करने और दोनों का जो बीच सत्ता का वित्तीय अधिकार का हस्तांतरण होना, वित्तीय स्रोतों का हस्तांतरण होना, उसके लिए सिद्धांत निर्धारण की अनुशंसा करता है। समझ रहे हैं। तो राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है, समझ रहे, लेकिन वह उसको हटा नहीं सकता है। उसे हटाने का प्रावधान वही है जो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। समझ रहे हैं। इसके बाद जो नगर पालिका का लेखांकन लेखा परीक्षण हुआ, इस संदर्भ में अधिनियम बनाने का अधिकार राज्य विधायिका को दिया गया है। समझ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को संशोधन के साथ या संशोधन के बगैर राज्यों में लागू करने का अनुशंसा या आदेश दे सकता है। समझ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग है कि ये जो 74वां संविधान संशोधन है, समझ रहे हैं, कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होता है, जैसे दार्जिलिंग हुआ या फिर जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य है उसमें लागू नहीं रहता। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के गोरखालैंड हिल में लागू नहीं होता वगैरह वगैरह। क्लियर है। 74वां संविधान संशोधन में कहा गया कि 1 साल के अंदर में सब राज्य अपने यहाँ नए कानून बनाए और अपने नए सिरे से नगर पालिका संस्था की स्थापना करे। तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आपको मैंने बताया कि 74वां संविधान संशोधन में एक बहुत खासियत है। वो खासियत ये है कि जिला नियोजन समिति और महानगर नियोजन समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस प्रकार विकेंद्रीकृत नियोजन का आगाज किया गया है। समझते, इसमें है कि हर जिला में जिला नियोजन समिति होगा और 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में महानगर नियोजन समिति होगा। और ये अपना विकास की योजना बनाएंगे और राज्य सरकार को सौंपेंगे। और इनका बहुत ज्यादा इनसे अपेक्षा की गई कि ये भविष्य में ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और जिला नियोजन समिति और महानगर नियोजन समिति। तो आप देखते हो, मैंने बताया बिहार में कि एक लंबे अरसे तक कानून लटका रहा और 2007 में अधिनियम बना और 2007 में ही चुनाव हो गया। तो इस प्रकार अभी बिहार में तीसरा मतलब जो नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है। और शहर में भी, नगर में भी आप देखते हो स्थानीय निकाय के आगमन से जवाबदेही बढ़ा है, नागरिक सुविधाएं बढ़ी है और प्रशासन का केंद्र सरकार का प्रशासनिक बोझ कम हुआ और फिर मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में गति मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसा कि आप जानते हो कि कुछ एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पंचायती राज के समान नगर पालिका को भी क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे कह सकते हो
धन संसाधन का अभाव, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा जो क्या होता है, जनसंख्या का बड़ा बेतहाशा वृद्धि हुआ है नगरों में पिछले दिनों, गांवों से लोग शहर में शिफ्ट किए। फिर तीसरा क्या होता है, मतलब ये फिर कह सकते हो, तीसरा जो होता है मतलब कह सकते हो कि जो अनियोजित ढंग से विकास हुआ है, उससे भी इसका प्रासंगिकता क्या हुआ, प्रभावित होता है। अकुशल नेतृत्व कर सकते हो, फिर कह सकते हो संरचनात्मक बाधा, ये सब कुछ कारण, जैसे कारण क्या होता है कि नगर पालिका का जो मौजूदा जो व्यवहार जितना प्रभावकारी ढंग से काम करना चाहिए नहीं काम कर रहा है, पैसा का अभाव है, पर्याधिकार का हस्तांतरण नहीं किया गया है, समझ रहे। उसके बाद क्या है, मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप है, दलगत राजनीति है, लालफिताशाही है, तो ये सब मिलाकर थोड़ा सा काम करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पंचायतों का या नगरों में नगर पालिका का व्यवस्था मतलब मोटा मोटी कह सकते हो अच्छा है। और कम से कम जो मतलब कह सकते हैं कि आप संकल्पना लेके चले थे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, उसको गति मिला है, इसमें कोई दो मत नहीं है, समझ रहे। तो अभी हम लोग देख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान के 73वां और 74वां संविधान संशोधन के परिणाम के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पंचायती राज संस्था और नगर पालिका संस्था में मतलब दूसरी एक पीढ़ी खत्म करके दूसरी पीढ़ी का आगाज किए। दूसरी पीढ़ी पंचायती राज है और दूसरी पीढ़ी नगर शहरी स्थानीय निकाय, जिसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, जिसका पृथक अधिकार मिला हुआ है, जिसका पृथक कार्य मिला हुआ है, वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं। तो इससे तो एक बार बीपीएससी में दो क्वेश्चन मैंने देखा था। एक क्वेश्चन क्या देखा था, एक क्वेश्चन देखा था कि मतलब बिहार में या स्थानीय निकाय को क्या क्या स्वायत्ता दी गई है, उसके बारे में पूछा गया था। और फिर एक दफा ये भी पूछा गया कि स्थानीय निकाय पर नियंत्रण और जवाबदेहिता की क्या तकनीक है। तो मैं यहाँ पॉइंट आउट करने की कोशिश किया हूँ कि क्या क्या उसको स्वायत्ता मिली हुई है। सबसे पहले उसका संवैधानिक दर्जा है। संवैधानिक दर्जा होने से क्या होता है, संवैधानिक दर्जा होने से उसे संविधान का संरक्षण मिला हुआ है और सरकारें अपने हिसाब से उसको मैनेज नहीं कर सकती है। तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसको संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। दूसरा क्या है, मतलब ये संरचनात्मक, इसका ढांचा एक समान है और इसका ढांचा में समझ रहे ना क्या देखते हो कि जैसे चुनाव इसका 6 महीने के अंदर कराना, और इनके भंग भी होता है तो 6 महीने के अंदर में चुनाव कराना आपके लिए आवश्यक रहता है, आप अनावश्यक तरीका से उसको समाप्त नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तीसरा कार्यात्मक, जैसा कि होने वाला 28 मतलब 29 विषय पंचायती राज को दे दिया गया, 18 विषय नगर पालिका को दे दिया गया। तो इसका मतलब कि इसको कार्यात्मक स्वायत्ता मिलेगा कि अपने क्षेत्र में वो काम कर सकता है, अधिनियम बना सकता है, विकास की योजना बना सकता है, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है, वित्त की व्यवस्था की गई है, पैसा देने की बात की गई। तो वित्तीय स्वायत्ता है, कार्यात्मक स्वायत्ता है, संरचनात्मक स्वायत्ता है, और क्या है, संवैधानिक या वैधानिक स्वायत्ता या संरचन है। ये सब लोग स्थानीय निकाय को भारत में प्रदान किया गया। अब इस पर ऐसा नहीं कि साइकिल आपको स्वायत्ता दिया गया, उस पर अंकुश भी रखा गया, आप मनमाना ना कर सके, आप इसका दुरुपयोग न कर सके, इसलिए नियंत्रण जवाबदेहिता के भी तंत्र है। तो नियंत्रण जवाबदेहिता के तंत्र में सबसे पहले विधायी नियंत्रण हुआ, दूसरा प्रशासनिक नियंत्रण हुआ, तीसरा वित्तीय नियंत्रण हुआ, चौथा तकनीकी नियंत्रण हुआ, पांचवा न्यायिक नियंत्रण हुआ और छठा जनता द्वारा नियंत्रण हुआ। विधायिका मतलब संसद के सदस्यों को या विधायी सदस्यों को नियंत्रण करने का अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार वगैरह। हर प्रशासनिक नियंत्रण में हो गया, जो मंत्रालय होता है वो उस पर कंट्रोल रखता है। वित्तीय का मतलब पैसा कौड़ी द्वारा नियंत्रण। तकनीकी में जो जैसा काम जिस तरह काम होता है सब अपने तकनीकी विभाग से परामर्श लेते हैं जरूरत पड़ने पर। फिर न्यायिक नियंत्रण के साथ ये लास्ट है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यायपालिका को भी अधिकार है कि वह उस पर नियंत्रण रखे। और जनता तो अल्टीमेट है ही कि जनता विरोध प्रदर्शन के द्वारा, दबाव समूह के द्वारा इस पर नियंत्रण रखती। तो लोक उपक्रम पर ये कहते थे आपका स्थानीय निकाय पर नियंत्रण और स्वायत्ता दोनों अवेलेबल है। और इस परिप्रेक्ष्य में इसको एक बहुत ही सदी भूमिका निभाना होता है। नगर पालिका पर भी लागू होता है और इस पर भी लागू होता है।
नगर पंचायती राज व्यवस्था पर भी लागू। जो मैंने आपको बताया था ना कि स्थानीय शासन का 8 एकड़ ही बतला रहा था कि स्थानीय निकाय के रूप में काम करता है। फिर ये प्रथम राजनीतिक पाठशाला के रूप में काम करता है, फिर महिला सशक्तिकरण के इकाई के रूप में काम करता है, फिर विकास प्रशासन के अभिकरण के रूप में काम करता है, फिर सामाजिक न्याय के रूप में काम करता है, फिर ग्राम स्वराज अवधारणा को चरितार्थ करने की कोशिश करता है, फिर त्रिस्तरीय जो संघीय ढांचा उसको प्राप्त करने का प्रयास करता है। समझ रहे? तो बिहार में अभी पंचायती राज संस्था और नगर पालिका दोनों शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। समझ रहे? इनका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। समझ रहे? और लेकिन चूंकि सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है, कमी लगातार रहता ही रहता है। अभी जैसे पंचायती राज नए सिरे से काम करना शुरू किए तो इसके नए नए अब समस्याएं भी देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण समस्या बिहार में स्थानीय स्वशासन जो वर्तमान में झेल रहा है, वह झेल रहा है संसाधन का अभाव है। जितना संसाधन मिलना चाहिए इसे फ्रीली काम करने के लिए उतना संसाधन इसके पास नहीं है। राज्य सरकारें से उसे क्या हो रहा है, राज्य सरकार से उसे मतलब समझ लो कि सौतेला व्यवहार झेलना पड़ा। राज्य सरकार को लगता है कि इसके पावरफुल हो जाने से उसकी शक्ति कम हो सकती है, राज्य सरकार भी इसको कोऑपरेट नहीं करती है। अधिकारी तंत्र में अभी भी मानसिकता उपनिवेशिक बना हुआ है, तो अधिकारी तंत्र का सहयोग भी इसे प्रभावी रूप से नहीं मिलता है और वह इसके मार्ग में क्या करते हैं, बाधा और दिक्कत उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा और क्या देखते हैं, जनता भी अभी पढ़ी लिखी नहीं है, और पढ़ी लिखी है भी तो जाति धर्म क्षेत्र इत्यादि में इतनी बटी हुई है कि ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत उत्पन्न कर दे रहा है। इसके अलावा और क्या बतलाओगे, और कर सकते हो, मतलब कर सकते हो सत्ता और अधिकार का दायित्व का स्पष्ट निर्धारण है। फिर इसके अलावा भ्रष्टाचार बहुत देना पड़ा। आजकल जितना देखोगे बेलोरो कल्चर, एक नया कल्चर आया, बेलोरो कल्चर। इसी तरह बिहार में मुखिया पति, सरपंच पति जैसे नए नए शब्दावली भी प्रयुक्त होते थे, लेकिन मुखिया औरत है, ज्यादा काम नहीं कर सकती है, तो मेन कर उसका काम कर रहा है हस्बैंड उसका, तो मुखिया पति हो गया, MP हो गया, सरपंच का पति वो काम SP हो गया। इस तरह का बहुत दिनों पिछले दिनों हमने देखा, वर्कआउट किया। क्लियर है? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस पर बहुत वर्कआउट किया और उसने अपने मतलब रिपोर्ट में स्थानीय निकाय को पुनर्जीवित करने का, अधिकार संपन्न करने का संवैधानिक, संरचनात्मक, व्यवहारिक वगैरह वगैरह कई अनुशंसा किया है। जैसे ऑडिट बोर्ड बनाने का अनुशंसा किया, और फिर मतलब इनका जो कार्य जो सौंपा जाना उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाने का इसने अनुशंसा किया। फिर इसने अनुशंसा किया है कि वर्चुअली ये जो है क्या कहते हैं, जवाबदेहिता इन पर ज्यादा रहे, सुनिश्चित हो, इनके व्यवहार सुनिश्चित होना चाहिए। राज्य सरकार समझ रहे हैं और इनके अधिकार हस्तांतरण के लिए कार्य योजना बनाए और उसके तहत उनको अधिकार सौंपे। और इस प्रकार आप देखते हो कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का भी स्थानीय मतलब स्थानीय कह सकते शासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुशंसा किया गया, खासतौर पर पंचायती राज के संदर्भ में। समझ रहे हैं? तो इस परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन का जो अनवरत सिलसिला चल रहा है अभी आगे चलता रहेगा और प्रभावकारी बनेगा और गौरवशाली उपलब्धियों को हासिल करेगा। और ये मतलब हमें नहीं, प्रथम मतलब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विश्वास था, इसलिए उन्होंने कहा कि लाख गलती करे पंचायत, उसको अधिकार दो, घबराने की जरूरत नहीं है। तभी ये माना था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जितना मजबूत होगा देश उतना मजबूत होगा। इसलिए लोग अगर कुछ गलती 19-20 होता भी है तो उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको सुधारने की जरूरत है। क्लियर है? तो इसी पर आप वर्कआउट करना। और जैसे विकास के अभिकरण के रूप में क्या काम करता है पंचायती राज या नगर पालिका, तो ये जो है चूंकि विकास का जो DRDA हुआ, जो एजेंसी होता है उससे जुड़ा रहता है, और जितना रोजगार के कार्यक्रम, निर्धनता निवारण के कार्यक्रम, या फिर कह सकते हो
विकास, कृषि विकास के कार्यक्रम सब इसी स्तर से मैनेज होते हैं। तो चूंकि उससे जुड़ा रहता है, इस कारण वहाँ पर डायरेक्ट उसको क्या करता है, प्रभावित कर रहा होता है। समझ रहे? सो दिस इज बेसिक। क्लियर? हम लोग इसी पर एक क्वेश्चन आप लिख के लाना। अभी जैसे बीपीएससी में आया, जैसे पिछले बार जब बीपीएससी में क्वेश्चन आया था उसी का आंसर लिख के ले आना। समझ रहे? तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे क्वेश्चन आया था ये 63वां का, यस, भारत में पंचायती राज संस्था ग्रामीण विकास का उपकरण है, उदाहरणों द्वारा समझाइए। आज तो देख रहे हो प्रधानमंत्री डायरेक्ट मुखिया से भी, पिछले दिनों टीवी पर देखा होगा, प्रधानमंत्री कोरोना से में निपटने के लिए सीधा स्थानीय निकाय से बात कर रहे थे। विकास के संदर्भ में स्थानीय निकाय से बात करते हैं, पैसा डायरेक्ट उसको भेजने की बात करिए। उस लेवल उनसे उस स्तर पर जवाबदेहिता संसद करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तो जो प्रयास चल रहे हैं वह शुरुआत है और इसका काफी व्यापक और विशिष्ट प्रभाव भविष्य में दृष्टिगोचर हो सकता है। क्लियर है? तो इस पर क्वेश्चन लिखना और कोई दिक्कत हो तो फोन करना। ओके, ऑल द बेस्ट।